कहानी का शीर्षक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, ए ठैया मुनरी हैरानी हो रामा। मंगल पहलवान मार फरुआ नाली खोदे जा रहे थे। सुमेर उनके पीछे दनादन फरुआ चला रहे थे। उनके पीछे मदन के पीछे झिनक। अब किस किस का नाम गिनाऊं? पूरा गांव फरुआ लिए मुन्नी फुआ की मुनरी खोजने के लिए आंगन से लिए पोखरे तक खुदाई अभियान में पसीना बहा रहा था। टोले के छोटे लड़के नाली के कीच को हाथ से हटा मुनरी खोज रहे थे। आज किसी को नाली में बहते गूमूत का ख्याल नहीं था। बरसात का दिन, लड़कियां हगनहटी में तब्दील कच्ची सड़क के दोनों तरफ ओढ़नी से नाक जाते पच थूकती मुनरी खोज रही थी। जैसे शेर पाव मछली के लिए लड़की खेत में लगे पोखरे के पानी को उदहते हैं, नाली उदही जा रही थी। सबकी देह कीट माटी से भक भक बरसा रही थी। पूरा गांव सुलेमनपुर उदही नाली की पानी से गंधा रहा था। आज जैसे सबने कसम खा ली थी कि लंका दहन करके छोड़ेंगे। हे लइको, ऐसे काम नहीं चलेगा, बुझाता है हमको। जाल डालकर गढ़ही को छानना पड़ेगा। मंगल यादव हाँफते हुए फरुआ रख कहने लगे तो सबने हामी भरी। बेचारे थक कर चूर, भारी भरकम शरीर पर बंधी धोती जिसके नीचे आज जल्दी में लंगोट बांधना भूल गए थे, पसीने से चिपक कर पारदर्शी हो अंदर बाहर सब देह का अंग प्रदर्शन कर रही थी। कोई और दिन होता और मंगल ऐसे मिलते, मुन्नी फुआ तीनों लोग की बेशर्मी का सबूत दे चुकी होती। गांव भर छोड़िए, कई गांव खबर फेरी वालों के मुंह बेच आती। पर आज मुनरी का सवाल था। द्वार पर खटिया पर चेहरा लटकाए बैठी मुन्नी फुआ का कल्पना जारी था। ना जाने कौन मुहूर्त में घर से चले। पहले ट्रेन छूटी, फिर रास्ते में पिंकुआ के गोड़ में घाव लगा, फिर रिक्शा वाला एढ़ा कह डेढ़ा दाम ले गया और आज तक बजरे गिर गया। पूरे डेढ़ भर की मुनरी, अरे माई रे माई। उनका रोना चल ही रहा था कि मंगल के कान में झन्न से डेढ़ भर की आवाज़ गई। किसी से खैनी मांग मुंह में दबा, फट से गमछी की पगड़ी बांध फरुआ कान्ही पर लिए पोखरे की ओर चले। पीछे पीछे लक्ष्मण, झिनक, सुमेर, मदन और टोले भर के लड़कों की बानरी सेना, जैसे आज लंका विजय होकर रहेगी का गगनभेदी नारा। लड़के जय श्री राम का जयकारा लगाते चल रहे थे। इन दिनों गांव में राम नाम पर कुछ ज़्यादा ही जोर था। अब जबर समस्या यह थी कि जाल कहाँ से आए। सोच विचार के बाद झिनक ने राय दी कि धोतियों को जोड़कर जाल बनाई जाए। झटपट जाल बनकर आ गई। 4 गबरू जवान लबालब भरे पोखरे में उतरे। समुद्र मंथन शुरू हुआ। पहली डुबकी में जो चीज जाल में फंसकर बाहर निकली का प्रदर्शन आरंभ करते हुए मदन पंडित जी ने लड़कों को एक तरफ खड़े रहने का आदेश दिया। पर्दा हटा। एक लकड़ी की टूटी हुई गाड़ी, कुछ प्लास्टिक की गेंदें, एक प्लास्टिक की डाली जैसी चीज़ों पर जिनकी दावेदारी रही, जन समर्थन को ध्यान में रख ईमानदारी से बांट दिया गया। अब की बार जाल थोड़ी गहराई में उतारी गई। खींचते वक्त काफ़ी भारी हो गई। लोग बढ़ाए गए। कौतूहल बढ़ा। लोग आंखें गड़ाए, मुंह बाए, टुकटुकी लगाए थे। जाल खींचकर बाहर किया गया। पर्दा हटा। पहले तो 2 विशाल सांप फुफकारते आगे बढ़े। लोग पछोटा बांध इधर उधर भागे, पर रणबांकुरे मदन और सुमेर कसम खा चुके थे कि आज वारा न्यारा करके रहेंगे। सामने एक बुजुर्ग की लाठी छीन सुमेर एक सांप पर टूटे तो मदन ने फरुआ से ही दूसरे का काम तमाम कर दिया। सबने राहत की सांस ली और सामने निकली सामग्री का प्रदर्शन शुरू हुआ। सबकी आंखें साइकिल पर जा टिकी। कई दावेदार निकले। कोहराम मच गया। पिंटुआ दांत पीसते मुट्ठी ताने टुनटुनुआ पर टूट पड़ा। पटक कर छाती पर सवार हो गया। थूथुन पर दनादन घूंसा बरसाने लगा। सारे, तूने ही बबुआ की साइकिल पोखरे में बोरा था। हम जानते थे सारे हरामखोर। मदन भागकर लड़कों की जुत्थी छुड़ाने लगे। टुनटुन भी कम न था। का सबूत है बे?
कि साइकिल तुम्हारी है। लड़का ललकारते हुए पिंटुआ पर टूट पड़ा। पीछे से कुछ जवान मनचले तार ठोंक मजा ले रहे थे। वाह शेर, अरे मार सारे के, वाह भाई, ख्याल खाया तो है जम के। मंगल अब तक तमाशा देख रहे थे। मारी क्रोध के सिटकुन ले लड़कों को दो दो जड़ छुड़ाकर अलग किया। दोनों उनके परिवार के लड़के थे। सच्चाई यही थी कि मारे डाह के टुनटुन ने एक शाम बचकानी साइकिल जिस पर पिंटुआ उसकी छोटी बहन को बैठने नहीं देता था, एक शाम अंधेरा घिरते पोखरे में ईंटा बांध बोर गया था। फैसला हुआ, न्याय दया का दानी। पिंटुआ रोता गाता टूटी साइकिल के अस्थि पंजर समेट घर चला गया। औरतों का युद्ध अभी शेष था। खैर, मामला आगे बढ़ा। कुछ भुलाई भटकी छोटी छोटी चीज़ें फिर बटी, पर जो अहम था वह थी मछली। इस बार सिधरी ढेर फंसी थी। लड़के मचल रहे थे। मंगल ने तय किया पोखरा उनके खानदान का है, सो मछली उन्हीं के परिवार में बटेगी। भर दौरे सिधरी नाम जोक कर बट गई। किशोर जवान लड़के मतलब की चीज़ें पास सरक लिए। धीरे धीरे अंधेरा घिरते देख औरतें भी घरों को लौटने लगी। झिनक ने दबी जबान में मंगल से कहा, मुन्निया फुआ कहती है 1.5 भर की मुनरी पर लाख रुपए का हीरे का नगीना है, माने कुल लगभग 1,40,000 से ऊपर का। मदन फुसफुसाए, हाँ तो? सुमेर मंतव्य ताड़ दोनों का चेहरा निहारते रहे। मंगल कोंची से खैनी निकाल हथेलियों पर रगड़ते खड़े हो गए। 2-4 लोग बचे थे दर्शक के रूप में। हे भाई, आप लोग भी जाइए, अब कल खो जाएगा, देह टूट रहा है। लोग उठकर चल दिए। चारों तब तक मौन धरे जाते हुए लोगों को निहारते रहे, तब तक जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए। सन्नाटा पा चारों ने तय किया कि मिलेगी तो बेचकर चारों आपस में बांट लेंगे। छपाक से चारों माटी सनाई गढ़ही में कूद पड़े। घंटे भर तली में हाथ डाल उधहते रहे, पर मामला वही ढाक के 3 पार। हार कर चारों मटियाई देह लिए ट्यूबवेल की ओर चले। संदेह सबकी मन में था कि किसी न किसी को तो मिली ही होगी। आखिर नाली आकर यहीं खत्म होती है, जाएगी कहाँ? सभी मौन ट्यूबवेल चालू कर नहाने लगे। सबने पहले गमछी कचार कर सब लपेटा और जांघिया धोती खोल खींच कर घास पर पसार मलमल कर नहाया। कपड़ा झाड़ सभी बिन कहे ईमानदारी का सबूत देना चाहते थे। मंगल सोच रहे थे, चुरा कर रखेंगे कहाँ सारे, जरूर वहीं कहीं लुकवा दिया होगा। देखता हूँ कैसे ससुर लोग अकेले डकारते हैं। और सब विदा ले अपने अपने घर को चले गए। रात में मंगल खा पीकर पोखरे पर आ डटे। सामने की अरहर के खेत में निशाना साध बैठ गए। अंजोरिया रात में पोखरे का चारों किनारा साफ दिख रहा था। बेचारे रात पर बिन पलक झपकाए ताकते रहे, पर हाथ कुछ नहीं लगा। तीनों अपने अपने द्वार पर टांग पसारे मारे थकान के बेसुध पड़े थे। इधर मुन्नी फुआ को घेर कर घर भर की लड़कियां औरतें छत पर बैठी थीं। चुन्नी फुआ बहन की चापलूसी में कौनों कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, कारण बहन का बेटा बड़ा हाकिम हुआ था और उनके 2 लखहरे लड़के घर में बैठकर मक्खी मार रहे थे। कोनो जुगाड़ बैठ गया तो कुछ न कुछ काम लगा ही देगा। आंवला का ठंडा तेल एक चुरवा ले बहन के सिर पर लगा जांचने लगी। छोटी भौजाई पैर पर लपट गई। चर्चा चल रही थी कि अब क्या हो। आखिर मुनरी पतोहू की थी, हुआ क्या जवाब देंगी? लोग कहेंगे कि नैहर में कोनो सोए में काढ़ ली। आदि तर्क उछल रहे थे। दयादी बड़ी बुरी चीज़ होती है। मुन्नी फुआ की छोटी भौजाई जेठानी के बेटे के ब्याह का जलसा देख पहले से डह रही थी। इस बड़ी विघ्न से कलेजा जुड़ा गया। मजमा बटुरा देख तपाक से बोल पड़ी, हमारे भैया के ब्याह में फुआ का सिकड़ी हेरा गया था, पूरे 2 भर का। आँख नचाकर बाबूजी अम्मा का सिकड़ी उतार कर दे दिए। आखिर डांड तो उहे भरेगा जो बुलाया है। झनक कर खड़ी हो गई। अकायदे से नियम तो यह है कि बड़की जानी डांड भरे। कह दंदनाती हुई नीचे भागी। तीर निशाने पर लगा था, अग्निबाण। बड़को बिन पानी मीन सी तड़फड़ा उठी। जानती थी बात पति के कान में जाने तक की देर थी। झट उनकी अंगुरी से निकाल मुंडी बहन की आंचल में डाल देंगे। औरतों में खुसुर फुसुर होती रही। बेचारी बड़को रात भर मारे गम के सो न सकी। सुबह अंजोर होते खुद आंगन में उतरी।
एक बार फिर खुदाई शुरू हुई। इस बार आंगन से पोखरे तक महिला मंडल डटा था। बेटियां माँ का दर्द समझती थीं, जान देकर भिड़ी थीं। बड़की की दोनों बेटियां सुमन और किरण आपस में बतिया रही थीं। सुमन सेतिहा का पियर साबुन पाई थी तो लगी मलवट मलवट नहाने। किरण देखे हैं हम भी फुआ को बालू से मैल छुड़ाते। जब इनकी बड़की बेटी के ब्याह में गए थे, बेटा साहब सुब्बा का हुआ दिखाने के लिए हीरे का मुनरी पहन के चली आई। सुमन उदास होकर, कुछो कहो बुचिया, नहीं मिला तो माई को डांट भरना पड़ेगा। दोनों लड़कियों ने ब्रह्म बाबा को दूध बतासे की मनौती मानी और नाली में हाथ डाल डाल खोजने लगी। इस अभियान को देर से टोले के एक बुजुर्ग देख रहे थे। अंत में बोल पड़े, एकुल से कोनो फायदा नहीं है। कच्ची नाली में इतना लोग कल से लाते लाते उधर रहे हैं कि मुनरी धरती में चली गई होगी। सुनते सभी लोग जैसे जहाँ के तहाँ जड़ हो गए। बड़की भौजी सुनते बेहोश हो गई। औरतें भागकर पानी लाईं। कोई नाक दबाने लगा तो कोई पानी का छींटा मुंह पर मारने लगा। मिनट भर बाद बेचारी को होश आया। शाम को दरवाजे पर टोले भर की बैठकी लगी। मुनरी हिरानी इस वक्त गांव की सबसे बड़ी समस्या थी। सबके विचार रह रहकर आ रहे थे। मदन, मुन्नी फुआ को पतोह का मुनरी पहनकर आना ही नहीं चाहिए था। झिनक बीच में ही टपक पड़े, हैं फुआ का नहीं, सुना है पियर साबुन से नहा रही थी, जो बबलुआ मिलिट्री कैंटीन से लाया था। ससुरी बहुत चिकंजाक देती है, उसी का दुख है। सुमेर कहाँ चुप रहने वाले थे। ढेर दिखावे में यह होता है, नया नया जब धन आता है ना तो बुधिये मरा जाती है। जहाँ पानी में नमक घोर कर रोटी खाती थी फुआ कि लड़का ब्रेड मक्खन खिलाने लगा, खैनी ठोंक कर होंठ के भीतर दबाते हुए। अब जो नहीं दिया मुनरी के बदला मुनरी, तो इज्जत तो भैया की जाएगी ना। औरत रात भर दांव पे सिखाती रही थी, सो सुमेर ने मौका देखकर दांव खेल दिया। बड़े भाई की भाव में सुनते सिकुड़ गई। चिंता की रेखाएं चेहरे पर नाचने लगीं। सबसे अंत में मंगल लंबी सांस छोड़ते बोले, केहू का दोष नहीं, सब कर्म का दोष है महाराज, ना ही तो बैठे बिठाए ये बलाए कहाँ से आती। अब तक एक बार फिर मौन धरे बैठे बुढ़ऊ बाबा बोल पड़े, बचवा लोग केहू का दोष नहीं, सब एक कच्ची नाली का दोष है। जो परधनवा बना दिया होता तो मुनरी माटी में बैठती ही नहीं। सबने एक स्वर में समर्थन किया। माहौल एकदम से राजनीतिक हो गया। सबकी त्योरियां तन गई। मंगल, ससुर 3 बार से मियाँ बीवी प्रधान हो रहे हैं और मलाई काट रहे हैं। तीनों बार पक्की नाली और खड़ंजे का पैसा आया और महाराज डकार गए। अब तक चुप बैठे लड़के भी ताव देने लगे। सुमेर का बड़ा बेटा कॉलेज में पढ़ाता था। छात्र राजनीति का नया चस्का लगा था, जोश में खड़ा हो गया। सही कह रहे हैं बाबा, कुल दोस्त नाली का ही है। बस एक दरखास्त डालनी पड़ेगी जिला पर। हाथ लहराते हुए, इस ससुर के नाती सोज हो जाएंगे। मंगल व्यंग में मुस्कुराकर रह गए। 15 बरिस में केहू उसका रुआ न उखाड़ पाया। तुम 4 दिन के लौंडे सबक सिखाओगे। लड़के के स्वाभिमान पर करारी चोट पड़ी, तिलमिला गया। तो आपो देखिए चचा, हम क्या करते हैं। घर में से सादा पन्ना लाकर दरखास्त लिखा और लगे हाथ सबसे दस्तखत और अंगूठे का निशान लेकर दावा किया कि 1 हफ्ते में नाली बनवा कर दिखाएंगे। अगले दिन 4 लड़के जाकर ब्लॉक से लेकर जिले तक दरखास्त डाल आए। ऑफिस के बाबुओं के कान खड़े हुए और खबर प्रधान तक पहुंची। द्वार पर कुर्सी पर पैर रखे चिंतित बैठे प्रधान का पारा हाई था। हाथ लहराकर लड़के से कह रहे थे, हमारे खिलाफ अहिराने से दरखास्त पड़ी है। लड़का गुस्से में कमर में खुशी पिस्तौल पर हाथ फेरते, काहे परेशान है नाहक, एकाध ननी ठोकाएंगे, ससुर बुद्धि हरियर हो जाएगी। प्रधानी ट्रे में चाय लिए द्वार पर आई। का हुआ पप्पू के पापा, काहे गरमा रहे हैं। बेचारी अभी कुछ और कहती कि प्रधान मियाँ के न पाई तब बीबी के बकोटी की राह पर कूद पड़े। इस साली मेहरारू की जात गहना खाती दुनिया खा जाए, कितनों ला दो, संतोष नहीं होता है हरामखोरों को। बेचारी औरत सहम गई, आंख भर आई। हम कब कहे जी।
चुप, हम तुम्हारी नहीं मुनिया फुआ की बात कर रहे हैं। न ससुरी की मुनरी हेराती, न ये बवाल मेरी कपार पड़ता। लड़के का गर्म खून रह रह कर उबल रहा था। अरे तक का कर लेंगे ये लोग, तनी बताइए हमको। वह पूरे जोश में था, हाथ बार बार पिस्तौल पर जाता। प्रधान की बेचैनी का आलम यह था कि कभी कुर्सी पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। आकर लड़की के पास बैठ गए, सिर पर हाथ रखकर। जनता जागी है बच्चा, गहरी सांस छोड़ते हुए। लड़का हंसते हुए, सोई कब थी? प्रधान, जब तक अपनी पार्टी का शासन था बच्चा, सब कुशासन माफ। अब ना चलेगा, अब नहीं चलेगा। विपक्षी दल वैसे ही घात लगाए बैठा है, मौका मिलते ये सब जो दिख रहा है ना गोल हो जाएगा। सामने गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए लड़का, हा हा हा, आप तो ऐसे डरा रहे हैं जैसे पहली बार चोरी की है। डालने दीजिए दरखास्त, पैसा फेंक कर दबवा देंगे। प्रधान, ना 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 बच्चा, जनता जागी है तो बाग भी हो जाएगी। लड़का गुस्से में कुर्सी के हत्थे पर हाथ पटक कर, बाघ को मारने के लिए बंदूक है ना? प्रधान, तुम लोगों की यह कमी है कि तनिके में उबलने लगते हो। पार्टी ब्लॉक प्रमुखी लड़ाने वाली है और जो ये मामला उजागर हो गया ना तो समझो कि गई भैंस पानी में। लड़का चुप हो गया। अगले दिन देखते ही देखते पूरे गांव में दुआरी दुआरी ईंटा गिरने लगा। सैकड़ों मजदूर मिस्त्री काम पर लग गए। हफ्ते भर में पूरी गांव की पक्की नाली और खड़ंजा बिछकर तैयार। इस काम का जायजा सुमेर के नए नए नेता हुए सुपुत्र स्वयं ले रहे थे। जनता नेता पर भारी पड़ गई थी। मजाल की तनिक लापरवाही हो काम में, सुमेर मगन थे अगली प्रधानी बबुआ की पक्की देख। द्वार पर भिनहिए से दरबार जुटने लगा। जनता जहां एक बूंद आशा पाती है भागती है। वह आशा का केंद्र बन गया। प्रधान की तरफ से बार बार प्रलोभन आ रहा था, पर लड़का ग्राम सुधार के लिए अडिग था। भोरे बिहाने दरखास्त लिखवाने वालों की लाइन लगने लगी। सुलभ शौचालय, लोहिया आवास से लेकर प्राइमरी भवन निर्माण तक की आवाज़ उठने लगी। प्रधान पसीने से तरबतर त्राहिमाम की मुद्रा में हाँफते पैरों में आ गिरे। कुछ पर सहमति तो कुछ पर असहमति बनी, और कुछ ही दिनों में लड़का साइकिल से मोटरसाइकिल पर चलने लगा। गांव की कुछ समस्याएं सुलझी, कुछ अनसुलझी रहीं, और मंगल ये सोच सोच कुड़ते रहे कि जरूर मुनरी सुमेर के हाथ लगी, वरना द्वार पर दुपहिया कहाँ से आई। इसी तरह के ख्याली पुलाव मदन और झिनक के मन में भी पकते रहे। इधर मुन्नी फुआ के घर भी बारात उठने का दिन आ गया। वह मन ही मन उस दिन को कोसती जिस दिन बाजार से 1000 का सौदा किया। दुकान वाला 600 में रोल्ड गोल्ड का झुमका सिकड़ी दे चुका था। सबसे महंगी 400 की अंगूठी देते हुए कहा था, ले जाओ चाची, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। सुरत वाला मतिये मार दिया था, नहीं तो इतनी महंगी सफ़ेद नग की मुनरी कभी न लेते। मुन्नी फुआ का जीवन अभाव और संघर्षों में बीता। लड़का पढ़ने में तेज था। पढ़ाया तन का जेवर उतार दिया और बेटे को साहब बनाया। बस एक गलती कर दी, दहेज की लालच में बहू बड़े बाप की बेटी उतार ली। दहेज की मोटी रकम से गांव का मकान तो आलीशान बन गया, पर बहू एक दिन गांव में नहीं ठहरती और न ससुराल के लोगों से सटती। हाँ, बेटा जरूर ख्याल रखता। दहेज में मिली 4 चक्का गांव में छोड़ दी। माँ बाप के लिए हर महीने पैसा भेजता और समय समय पर गांव आकर खैर खबर लेता रहता। समझदार था, माँ और पत्नी में तालमेल बिठाए हुए था। दोनों अपनी अपनी जगह खुश थीं और फुआ को मुनरी का सदमा लगा। बारात वाले दिन फुआ का बेटा भी नीली बत्ती गाड़ी से ननियौरे आया। औरतें कोने कतरे से झांक झांक देखतीं। ये पहली घटना थी जो सुलेमनपुर अहरौटी की किसी लड़की का बेटा साहब हुआ था। बड़ा मान, जिसको देखो वही सलामी ठोंक जाता। अगली सुबह बेटे ने माँ से कहा, चलिए आपको गांव छोड़ते चलूँगा। फुआ तैयार होने लगी। बड़की भौजी को पति ने आदेश दिया कि अपनी बड़की मुनरी बहनिया को दे दो, तुमको बनवा दूंगा। बेचारी को काटो तो खून नहीं। जानती थी न 9 मन गेहूँ होगा, न राधा उठकर नाचेंगी।
मन मारकर साहब बहने के सामने इज्जत बचाते हुए उंगली में से नहर की सबसे भारी मुंदरी उतार कर ननद को देते हुए कहा, अब जीजी हमारी हीरा देने की औकात तो नहीं, इसी पर धीर धरो। हाय, मुंदरी को मारे खुशी के लहालो। 400 में 40,000 का सौदा। मन ही मन तौला, 1.5 भर से कम न थी। इतनी खुश कि मन भर सबको आशीष दिया और गाड़ी में भर रास्ते गुनगुनाती रहीं, यही ठैया मुनरी हैरानी हो रामा, कहाँ जाएंगी।